खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में एमसीडी की कार्रवाई पर खूब वाविला हुआ। सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है। अब डीडीए भी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आज कल्याणपुरी में डीडीए का बुलडोजर चला। इंहदामी कार्रवाई की आप लीडर ने मुखालिफत भी की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। लोगों के पास पक्के कागजात हैं, लोगों के पास पक्के कागजात हैं, लोगों के पास डॉक्यूमेंट है। उनके साथ गुंडागर्दी होने नहीं देंगे, गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। उनके साथ पक्के कागजात हैं, लोगों के पास पक्के डॉक्यूमेंट हैं, लोगों के पास पक्के कागजात हैं। उनकी गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में जो गुंडागर्दी चल रही है, इस गुंडागर्दी को चलने नहीं देंगे। हम लोग इस गुंडागर्दी को चलने नहीं देंगे जो गुंडागर्दी चल रही है दिल्ली के अंदर। शीना बोरा कत्ल केस में इंद्राणी मुखर्जी को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को मशरूत जमानत दे दी है। इंद्राणी मुखर्जी 6.5 साल से जेल में है। कोर्ट ने कहा कि वो इस केस की खुसूसियत और खामी के बारे में कोई तबसरा करना पसंद नहीं करता, लेकिन शवाहिद को पेश नजर रखते हैं वो 6.5 साल से जेल में है और मुकदमा जल्द खत्म होगा। अदालत ने मजीद कहा कि इंद्राणी मुखर्जी जेल में है और इसी केस का एक मुलजिम जमानत पर है। मध्य प्रदेश के पंचायत और बल्दियाती इदारों में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात ओबीसी रिजर्वेशन के साथ होंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हुकूमत के वकला ने तकरीबन 2 घंटे तक ओबीसी रिजर्वेशन के हक में बहस की। अदालत ने ओबीसी के लिए रिजर्वेशन तय करने के तरीक़ेकार के बारे में मजीद जानकारी तलब की थी। अदालत ने 1 हफ्ते के अंदर इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया है। मध्य प्रदेश पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार की उस दलील को माना जिसमें यह कहा गया था कि मध्य प्रदेश में आरक्षण देना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो लगभग 49% लोग अपने मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री सबसे पहले आगे आए थे। हमारे साथ मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल हैं जिन्होंने मजबूती से मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष रखा। सर, आपकी दलीलों से इस बार जस्टिस खानविलकर काफी संतुष्ट दिखे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हमने अपना एक आग्रह रखा था कि ओबीसी वेलफेयर कमीशन जो है उन्होंने डेडिकेटेडली काम करते हुए और ट्रिपल टेस्ट का कंप्लायंस करते हुए ओबीसी को रिजर्वेशन देने का प्रपोजल किया है। वो सारी रिपोर्ट्स हमने कोर्ट में रखी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे आवेदन को में सुनवाई करते हुए और उन्होंने कहा है कि ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए जो सिफारिशें आई हैं उसके आधार पर राज्य शासन नोटिफिकेशन जारी करते हुए और पिछड़े वर्ग को चुनावों में हिस्सेदारी मिले उस नाते से एक ये बड़ा राहत है जो हमारे राज्य के सभी पिछड़ा वर्ग के बंधुओं को, समाज को जो मिला हुआ है। सर, 50% का जो डेटा है, जो कैप है, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था इंदिरा साहनी का, सर कैसे इसको थोड़ा सा मध्य प्रदेश के लोगों के लिए थोड़ा बेहतर। कमीशन ने, पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसमें बहुत ही मेहनत से काम किया है और जो तीनों टेस्ट दिए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गौली के केस में, कृष्णमूर्ति के केस में, और उसमें उन्होंने कहा था कि आरक्षण किसी भी परिस्थिति में जो कैप है 50% का उसके बाहर ना जाए। तो सिफारिश भी जो पिछड़ा वर्ग आयोग की आई है उन्होंने इस पे ध्यान रखते हुए और समुचित प्रतिनिधित्व पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी दिया है, ऐसी सिफारिश की है और उनके सिफारिश के मुताबिक वो 50% कैप का भी पालन हुआ है। तो सर, ये माना जाए कि मध्य प्रदेश के जो लीगल सेल के द्वारा एक बड़ी मेहनत और एक बड़ी तैयारी के बाद सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट कर दिया गया मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य याचिका अभी भी विचारार्थ लंबित है, उसमें आगे सुनवाई होगी, लेकिन चुनावों के लिए एक बड़ी राहत है और पिछड़ा वर्ग आयोग ने और बहुत ही मेहनत से काम किया है और उनकी सिफारिशों को एक तरह से प्रथम दृष्टया उसमें मान्यता मिली है और अब पिछड़ा वर्ग को लेकर के चुनाव में आगे बढ़ेगा राज्य। तो मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी राहत की खबर, और न केवल मध्य प्रदेश सरकार के लिए बल्कि
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद लगातार जब सुप्रीम कोर्ट का पिछला आदेश आया था तो उसके मॉडिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल किए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह एडवोकेट जनरल ने खुद कहा और उन्होंने खुद आर्ग्यू किया और कोर्ट को संतुष्ट करने की कोशिश की कि किस तरह मध्य प्रदेश में ओबीसी को लेकर आगे बढ़ना बेहद आवश्यक है। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और एडवोकेट जनरल की इस दलील को मानते हुए मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव करवाने के लिए हरी झंडी दे दी। कैमरामैन मीनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मेरे साथ है। सर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि पंचायत चुनाव आरक्षण के साथ कराए जाएं। आरक्षण का क्या मतलब? आरक्षण का मतलब न्याय, और न्याय अगर 50% मध्य प्रदेश की आबादी पिछड़े वर्ग की है तो क्या 14% जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, मैं इसे सही नहीं मानता। बीजेपी ने पूरी तैयारी करनी थी, जो अपनी पेश करना थे, जो पॉइंट्स पेश करने थे, जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट थी वो सही नहीं थी, वो तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। पिछले जजमेंट में 7 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि ये जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट है इसे हम स्वीकार नहीं करते। तो आज अगर 50% तक जा सके, जाने का मतलब है कि 14% होगा। 14% अच्छा है, 14% होगा, पर यह न्याय नहीं है। तो इसके लिए क्या कांग्रेस भी न्याय के लिए गुहार लगाएगी? हम भी करेंगे, हम भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जब तक हमारा पिछड़ा वर्ग मध्य प्रदेश के साथ न्याय नहीं हुए तो कांग्रेस शांत नहीं बैठेगी। सर, एक अंतिम सवाल, अभी सोनिया गांधी से आपकी मुलाकात हुई है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? बहुत सारे मुद्दों पर, संगठन की मुद्दों पर चर्चा हुई। संगठन, हम कौन सी तैयारी कर रहे हैं हमारे नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, इन सब बातों पर, उदयपुर के बाद जो भी फैसले लिए गए उस पर कैसे क्रियान्वयन किया जाए, इस पर चर्चा हुई। तो कमलनाथ साहब कह रहे हैं कि 14% अगर जो आरक्षण की बात कर रही है वो न्याय नहीं है, हम न्याय के लिए दोबारा कोर्ट जा सकते हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। यूपी में नए मदारिस को सरकारी ग्रांट नहीं मिलेगी। योगी काबीना ने नए मदरसों को ग्रांट की फहरिस्त से खारिज करने की तजवीज को मंजूरी दे दी है। पिछले महीने हुकूमत ने मदरसा तजदीदकारी स्कीम के तहत जांच का हुक्म दिया था। यूपी काबीना की मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। आदादशुमार के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 16,000 से ज्यादा मदरसे हैं, इनमें 558 सरकारी इमदाद याफ्ता हैं। मौलाना सुफियान निजामी ने हुकूमत से इस फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा किया। उनका कहना है कि फर्जी मदारिस के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन सभी मदारिस के लिए एक ही पैमाना वज़ा करना दुरुस्त नहीं। कोई भी ऐसा कदम जो मदरसों को मेनस्ट्रीम में जोड़ने वाला हो, मदरसों को तालीम और तरक्की की राहों पर गामजन करने वाला हो, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को आम सहूलियात फराहम करने वाला हो, उस पर किसी को एतराज़ नहीं है और न करना चाहिए। जो मदरसे फर्जी हैं उन मदरसों को बंद किया जाए, जो मदरसे फर्जी तरीके से अनुदान ले रहे हैं उन मदरसों की भी निशानदेही की जाए, उन पर भी ताला डालने का काम किया जाए। लेकिन ये जो फैसला किया गया है कि आगे से किसी भी मदरसे को अनुदान नहीं दिया जाएगा, मुझे लगता है कि इस पर सरकार को, हुकूमत को नजरसानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म ने खुद इस बात को कहा है कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा। तो बजाय इसके कि मदरसों को और मॉडर्नाइज किया जाए, मदरसों को और तालीम और तरक्की की राहों पर गामजन किया जाए, इसके बजाय अगर ये फैसला कर दिया जाए कि किसी भी मदरसे को आगे से अनुदान नहीं दिया जाएगा, तो फिर मैं समझता हूं कि ये बात मुनासिब भी नहीं होगी और इस पर गौर करने की ज़रूरत है। मेरी ये गुजारिश है हुकूमत से कि इस फैसले पर नजरसानी करें। जो मदरसे फर्जी तरीके से चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उनको बंद करने का काम किया जाए, लेकिन इस फैसले में तमाम मदरसों को इम्प्लीमेंट कर देना और ये कह देना कि आगे से किसी भी मदरसे को इसका लाभ नहीं मिलेगा या उनको अनुदान नहीं दिया जाएगा, मुझे लगता है कि इस फैसले पर गौर करने की और नजरसानी करने की जरूरत है। कारी इसाक का मानना है कि यूपी हुकूमत को इस फैसले की वजाहत करनी चाहिए कि ये किस बुनियाद पर लिया गया। मदरसा अनुदान को लेकर तो पहले से ही बहुत सारी चीज़ों पर मौजूदा सरकार में एक समझिए कि रोक लगी हुई थी, मगर सरकार ने उसको बाकायदगी से बंद कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि अगर सरकार ने इसको बंद किया है तो सरकार को अपनी वजाहत पेश करनी चाहिए थी कि वो इसको किस बुनियाद पर बंद कर रही है। क्या उनके पास बजट नहीं है? क्या इसलिए कि मदरसे से मुताल्लिक मामला है या फिर कुछ और वजह है?
जब भी कोई चीज़ शुरू करे या बंद करे तो सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो वजाहत पेश कर कर उस कार्य को अंजाम दे। सरकार ने जो फैसला लिया है तो मैं समझता हूं कि सरकार को अपनी ये बात वाज़ेह करनी चाहिए कि वो इसको किस बिहाफ पर बंद करना चाहती है, क्योंकि मौजूदा हालात में सरकार को लेकर जो कुछ लोगों के दिमाग में, खासतौर से एक समुदाय के जहन में जो सवालात हैं, इन चीज़ों से ये सवालात और पैदा होने की आशंकाएं हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार ने मदरसों से मुताल्लिक जो ये फैसला लिया है अनुदान को लेकर, मैं समझता हूं इसको वजाहत के साथ पेश करना चाहिए। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं मुख्तलिफ ये बयानात हैं, ये रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। और यूपी में जिस तरह से नए मदारिस को सरकारी ग्रांट न मिलने के योगी काबीना ने तजवीज़ को मंजूरी दी है, उसी के बाद से लगातार इस फैसले पर अदसर-ए-नौ गौर करने की बात जो है वो दानिश्वर तबके की जानिब से की जा रही है। दरअसल पिछले महीने हुकूमत ने मदरसा तरदीदकारी स्कीम के तहत जांच का हुक्म दिया था और समाजी कारकुन ताहिरा हसन का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 558 ऐसे मदरसे हैं जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ग्रांट देती है। मेरा मानना है कि नए मदरसों को जो इनका नया एक ऑर्डर आया है कि उसको ग्रांट नहीं दी जाएगी, ये बेहतर होता कि जो मानक पे खरे नहीं उतर रहे हैं उन्हें ग्रांट ना दी जाए, और जो मानक पे खरे उतरे हैं और जो नए मदरसे अगर मॉडर्नाइजेशन के रूप में आए, उसमें मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस सब पढ़ाया जाए, उन बच्चों का जो मार्जिनलाइज क्लास के हैं उनका साइंटिफिक टेम्पर भी बेहतर किया जाए, उनको प्रोग्रेसिव एक थिंकिंग दी जाए और उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो मेन स्ट्रीम में आए, तो ये कहीं बेहतर होगा और कम्युनिटी भी आगे जाएगी और ज़ाहिर प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर नए मदरसे मॉडर्नाइज होके आ रहे हैं और सभी सब्जेक्ट्स को उसमें इंक्लूड करके पढ़ा रहे हैं और एक साइंटिफिक टेम्पर दे रहे हैं, तो उनको एड मिलना चाहिए, और जो मानक पे खरे नहीं उतर रहे हैं उनको एड को बंद किया जाना चाहिए। 31 साल बाद राजीव गांधी के कातिल पेरारीवलन की जेल से रिहाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के कातिल एजी पेरारीवलन को रिहा करने का हुक्म दिया था। पेरारीवलन उन 7 मुजरिमों में से एक हैं जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की 1991 में खुदकुश बम हमले में मौत हो गई थी। राजीव गांधी आम इंतखाबात की मुहिम के दौरान तमिलनाडु के दौरे पर थे। बारामूला में गुज़िश्ता शब शराब की एक दुकान पर हुए ग्रेनेड हमले के सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इस सिलसिले में मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के है। वाज़ेह है कि कल रात बारामूला में DIG दफ्तर के करीब वाक़ जिस शराब की दुकान पर मिलिटेंटों ने ग्रेनेड हमला किया था वो हाल ही में खोली गई थी। इस हमले में सेल्समैन रंजीत सिंह, साकना राजौरी की मौत हो गई थी। गोवर्धन सिंह, गोविंद सिंह और रवि कुमार नामी 3 अफराद जख्मी हुए थे। शराब की दुकान काफ़ी हसास इलाके में है। SSP बारामूला की रिहाइशगाह, SSP और DIG ऑफिस के अलावा फौज और CRPF कैंप इस दुकान के करीब मौजूद हैं। हमले से मुताल्लिक CCTV फुटेज भी सामने आया है। गुजरात असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पाटीदार लीडर हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आज मैं हिम्मत के साथ कांग्रेस पार्टी के ओहदे और पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा दे रहा हूं। मुझे यकीन है कि मेरे फैसले का मेरे तमाम साथी और गुजरात के अवाम खैर मकदम करेंगे। गुजरात में इसी साल असेंबली इंतखाबात होना है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा। रघु जी, जिस तरीके से हार्दिक पटेल ने पार्टी को छोड़ दिया है और कई गंभीर आरोप लगा है, क्या कहेंगे? बेईमान आदमी जो होता है ना, उसके आरोपों में कोई दम ही नहीं होता। जहाँ कूट के बेईमानी भरी पड़ी हो,
जहाँ समर्पण नहीं हो किसी विचारधारा के प्रति, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आप किसी भी विचारधारा से जुड़ जाएंगे, पॉलिटिकल सिस्टम को नीचे रखेंगे, अपने आप को ऊपर रखेंगे, बहाने बनाएंगे। पिछले 6 महीने से बेईमानी हो रही थी पार्टी के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ साठगांठ, मिलना जुलना, मुकदमे वापस करवाना, उनको अपने पिताजी की पहली बरसी के ऊपर आमंत्रित करना, ये सब खेल गुजरात में क्या पूरा गुजरात जान रहा था इस चीज को, कोई नई बात नहीं है। सर, लेकिन हार्दिक पटेल ने तो ये भी कहा कि कांग्रेस में युवा नेताओं की जो है जगह वो नहीं है, वरिष्ठ जो नेता हैं वो सुनते नहीं है, काम करने का जो मौका उन्हें चाहिए था वो यहाँ पर नहीं दिया गया। वर्किंग प्रेसिडेंट से ज्यादा 28 साल की उम्र में किसी को क्या बना सकते हैं? 28 के तो अब हुए हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट जब बनाया था तो और भी कम उम्र होगी। अब आप तो पूरी पार्टी को कैप्चर करना चाहो और फिर आपकी लॉयल्टी भी नहीं हो, फिर आप दूसरी पार्टी के साथ संबंध भी बराबर बनाए रखो, ये बेईमानी की राजनीति कितने दिन चलेगी बताइए। सर, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से युवा नेता कांग्रेस का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो नेतृत्व है वहां पर भी कुछ कमी है? कोई कमी नहीं है नेतृत्व के ऊपर। जो बेईमान है, जो पार्टी में निष्ठा के साथ नहीं रह सकता, जो किसी अनुशासन की पालना करना नहीं चाहता, वो किसी पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं चल सकता। कांग्रेस की छोड़िए, किसी पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं चल सकते। फिर गुजरात चुनाव से पहले पार्टी छोड़ने का क्या असर पड़ेगा गुजरात कांग्रेस पर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी व्यक्ति के जाने से। कांग्रेस की सेहत पे आज तक फर्क पड़ा नहीं है कभी। पार्टी विचारधारा से चलती है, हम सारी कम्युनिटीज का प्रतिनिधित्व पार्टी के अंदर है, एक से एक दिग्गज नेता है। पार्टियां बहुत छोड़ी है, पूरा इतिहास आप देख लो। सर, बस आखिरी सवाल है कि 6 महीने से आप कह रहे हैं कि सारी चीजें चल रही थी, तो फिर उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई डिसिप्लिनरी कमेटी की? और जब गुजरात में चिंतन शिविर, जयपुर में चिंतन शिविर हुआ, उस दौरान भी उनकी फोटो लगाई गई थी और ये भी कहा जा रहा है कि नरेश पटेल के आने से कहीं ना कहीं वो दुखी थे। अब देखिए, जो प्रभावशाली नेता हैं और वो कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस मजबूत होती है। अगर हार्दिक के इरादे नेक हैं, वो पार्टी के प्रति चिंतित है, पार्टी को ताकत देना चाहते हैं, तो नरेश पटेल की एंट्री से उनको दिक्कत क्या हो सकती है? कितना ड्रामा कर रहे हो कि पहले ओपन चिट्ठी लिखी कि नरेश पटेल जी आप कांग्रेस ज्वाइन करो, समझ रहे हैं आप? फिर उन्होंने तय कर लिया क्योंकि बीजेपी से मिली भगत थी, तो 6 महीने से वो मिले, सारे केसेज विड्रॉ करवा रहे थे। अब अचानक 3 दिन पहले खोडल धाम जाके नरेश पटेल से मिल के आए, ये इंश्योर करने के लिए कि उनकी कांग्रेस पार्टी से बातचीत चल रही है कि नहीं चल रही। जब उन्होंने कहा चल रही है तो इसने देखा स्पेस खत्म हो गया, स्पेस खत्म हो गया तो पार्टी छोड़ देंगे। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ बात करने के लिए गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने हार्दिक पटेल को वो हर मौका दिया लेकिन वो मौका परस्त निकले। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक के रियासती सदर अब्दुल मजीद ने कहा कि फ़िरक़ापरस्त मुसलसल भड़काऊ बयानात देकर और कशीदगी फैलाकर अक़लियतों को खौफज़दा करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसडीपीआई की जानिब से अवाम में फ़िरक़ापरस्तों की साजिशों को नाकाम किया जा रहा है। अब्दुल मजीद कर्नाटक के रायचूर के दौरे के दौरान पार्टी की एक मीटिंग से खिताब कर रहे थे। जो इस देश का जो हालात है, इस देश का इकोनॉमी, इस देश का अनएम्प्लॉयमेंट, इस देश का बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मगर सेंट्रल हुकूमत को, कर्नाटक स्टेट हुकूमत को इसको डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग इश्यूज लेके आते हैं, कम्युनल इश्यूज लेके आते हैं। देखो, कर्नाटक के अंदर जब इधर करप्शन का इतना सारा है, हर दिन ये करप्शन का आ रहा है, इतना बड़ा इल्ज़ाम है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सीबीआई इंक्वायरी करना चाहिए। कौन तो ये ऑफर किया, क्या है, इसको इतना बड़ा करप्शन चलने करे, मगर जो गवर्नमेंट खामोश है, अपोजिशन भी फेल्यूर है, क्योंकि पीएसआई का जो रिक्रूटमेंट का जो घोटाला हुआ उसमें कांग्रेस का लीडर भी अरेस्ट है। बड़े बड़े इसके पीछे बड़े बड़े लीडर्स हैं, कांग्रेस का लीडर्स भी नाम आ रहा है, बीजेपी का लीडर्स के नाम आ रहा है। ये पूरा तहकीकात होना चाहिए, जो भी इसमें है उनको अरेस्ट करना चाहिए। तजावुजात के खिलाफ एमसीडी की निंदामी कार्रवाई पर बीजेपी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत के बीच टकराव में आइंदा दिनों शिद्दत आ सकती है। दिल्ली हुकूमत ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से तजावुजात के खिलाफ इंतजामी कार्रवाई पर तफसीली रिपोर्ट मांगी है। हुकूमत ने 1 अप्रैल से मई के दूसरे हफ्ते तक हुई कार्रवाई पर कॉरपोरेशन से रिपोर्ट तलब की है। ख्याल रहे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में की गई इस कार्रवाई के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस कार्रवाई पर सवाल उठाए थे।
आसाम में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। 26 अजला में 1100 गांव ज़ेरे आब हैं। तकरीबन 4 लाख अफराद मुतासिर हैं। हजारों अफराद रिलीफ कैंपों में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। एनडीआरएफ और फौज की टीमें मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव के कामों में मसरूफ है। सैलाब की वजह से सड़क और रेल खदमात, साथ ही साथ बिजली और मोबाइल खदमात भी मुतासिर हैं। टीमा हसाव, हाफलॉन्ग, कछार और नवगांव सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। मरकज ने रियासती हुकूमत को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। तारीखी तौर पर अहम श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर आग लगने के एक बड़े वाक़े में खाकसर हो गया। ताहम फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट की फौरी कार्रवाई से इमारत की पहली मंजिल पर मौजूद असलहा और गोला बारूद को बचा लिया गया और इस तरह एक बड़ा हादसा टल गया। इमारत का फायर ऑडिट हुआ लेकिन कोई इक़दामात नहीं किए गए क्योंकि इसकी मंजूरी अभी बाकी थी। पेश है हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की ये खास रिपोर्ट। श्रीनगर के मरकज लाल चौक में वाक़े ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर कश्मीर की इमारत में सुबह तकरीबन 4 बजे आग लग गई। आतिशज़दगी के इस वाक़े में इमारत की दूसरी मंजिल मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। ताहम फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विसेज की बरवक्त कार्रवाई से एक बड़ा हादसा रुनुमा होने से बचा क्योंकि इन्होंने आग को पहली मंजिल तक फैलने नहीं दिया, जहां भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद रखा गया था। इस मंजिल में कई एलपीजी गैस सिलेंडर भी थे, जिससे न सिर्फ इस इमारत को बल्कि आसपास की इमारतों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता था। अब देखना तो यह है, आप जैसा मुशाहिदा कर रहे हैं कि इट वुड हैव बीन अ ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी बिकॉज देयर वर सो मेनी गैस सिलेंडर्स इनसाइड द बिल्डिंग, बिसाइड्स देयर वर सम अम्युनिशन कोट that has been saved and there is no threat to adjacent building. Adjacent building structures, as you know, is the central city of Lal Chowk. We have been managed to control the fire in time. तो यह हमारी ड्यूटी होता है, राउंड द क्लॉक ड्यूटी होती है कम्युनिकेशन। तो इन्होंने देखा यहाँ से कहीं आग शुरू हो गया तो इन्होंने अपने कंट्रोल रूम और बाकी ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया। ये इमारत बहुत अहमियत की हामिल है क्योंकि इसमें एडीजीपी ट्रैफिक पुलिस, आईजी ट्रैफिक पुलिस और दिगर आला हुक्काम के दफातर हैं। सिविल डिफेंस का दफ्तर भी ग्राउंड फ्लोर पर है। ताहम आग इस मंजिल तक नहीं पहुंची। आतिशज़दगी के इस वाक़े में महकमे ट्रैफिक के मुलाजमीन का अहम रिकॉर्ड और दिगर दस्तावेजात मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने पाया कि अहम सरकारी इमारत में फायर सेफ्टी के इक़दामात पर बहुत ज्यादा अमल नहीं किया गया। हुकाम ने बताया कि इस इमारत का फायर ऑडिट किया गया था और इसके लिए फायर सेफ्टी के इक़दामात तजवीज़ किए गए थे, लेकिन इसकी मंजूरी कभी नहीं मिली। I have myself conducted the fire audit of this building and we have given our recommendations. These have not so far been implemented, but it takes some time. They have already forwarded the proposal to the head office and that has not been cleared so far. यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर सरकारी इमारतों में फायर सेफ्टी के इक़दामात पर अमल नहीं किया जाता तो आम आदमी को क्यों कर मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। जो सेफ्टी मेजर्स लिए जाने चाहिए थे इस बिल्डिंग में, क्योंकि एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है और पूरा लकड़ी से अंदर से ये बनी हुई थी, वो इकदामात यहाँ पे नहीं गए थे। जो हमारी ऑफिशियल से बात हुई उनका साफ कहना था कि ऑडिट हुआ था इस बिल्डिंग का और ऑडिट में इस बिल्डिंग को अनसेफ करार दिया गया था, ताहम फिर भी इकदामात नहीं उठाए गए थे इस बिल्डिंग के बचाव के लिए। जहांगीर रज़ीक के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर।